अगर आपको हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद करने में परेशानी होती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम हिंदी व्याकरण की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को एक साथ फास्ट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि परीक्षा में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम एक एक करके रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की सुपर फास्ट रिवीजन। पहला ये है कि भाषा और व्याकरण। पहले ये समझ लेते हैं हम कि भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने भावों, अपने विचार को आदान प्रदान करता है। किसी की बातों को सुनता है और किसी के सामने ये अपनी बातों को प्रकट करता है, उसी को बोलते हैं भाषा। तो भाषा क्या एक तरह का साधन, जिसके वजह से क्या होता है, मनुष्य अपने भाव को, अपने विचार को आदान प्रदान करता है, व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं भाषा। तो भाषा का जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के मतलब दो तरह के होते हैं। एक हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा कितने तरह के, दो तरह के। एक मौखिक होता है जो बोलकर बोला जाता है, बोलकर व्यक्त किया जाता है। दूसरा है लिखित, लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण क्या है, एक तरह का शास्त्र है, किताब, समझे, जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को बताता है। व्याकरण क्या है, व्याकरण एक तरह का शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का नियम को बताता है। आखिर किस तरह से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये नियम को बताने का कोशिश करता है। व्याकरण का परिभाषा समझिए। अब आगे व्याकरण के अंग है, पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार याद करना है। आगे है वर्ण विचार। क्या है, वर्ण विचार है। वर्ण विचार दो तरह के हो गया, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब समझते हैं वर्ण किसको बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण यानी अक्षर कहलाता है। वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं। तो वर्ण क्या हो गया, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अक्षर। वर्ण जो है दो तरह के होगी, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तो बोलते हैं स्वर वर्ण। हिंदी में 11 स्वर वर्ण। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने स्वर वर्ण, 11 स्वर वर्ण। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या हो गया, स्वर वर्ण के प्रकार। आगे है व्यंजन वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और हिंदी में व्यंजन वर्ण कितना हो गया, 33 मूल व्यंजन है। कितना, 33 है। तो स्वर वर्ण जो गया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको स्वर वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर का सहायता लिया जाएगा तब हो जाएगा व्यंजन। और व्यंजन वर्ण कितना हो गया, मूल कितना, 33 और स्वर वर्ण 11। संयुक्त व्यंजन क्या है, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये जो है संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि दो व्यंजनों के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं, तो संयुक्त व्यंजन करते हैं। ये इस तरह से हो सकता है कि त्रो जो है ना, क्या है, इसमें स्वर है, वर्ण, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में। ये परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय, कंठ से यानी गले से जो होता है वो को वर्ग आता है। को वर्ग में जो भी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंठ से निकलता है। तो क, ख, ग, घ, अंग, आ और ह, ये विसर्ग है। ठीक है, ये सब क्या है, कंठ से निकला हुआ है, कंठ से उच्चारण होता है इनका। तो उसके बाद है तालु, यानी मुंह के भीतरी ऊपरी छत से, मुंह में जो तालु होता है ना, जीभ के ऊपर वाला भाग, वो तालु। इसमें च वर्ग आता है, उच्चारण करना खुद से, च, छ, तो पता चलेगा जीभ जो है ना तालु से जाकर टकराता है, इस वजह से ये क्या हो गया, तालु वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ई हट ही हो जाएगा, दीर्घ गई और य और तालव्य, ये सब क्या आ जाएगा, तालु वाला में आएगा। फिर आगे है मूर्धा, तालु का कठोर भाग, ये ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, न, री, र, मूर्धन, ये सब हो जाएगा मूर्धा वर्ग। फिर आगे है दंत, यानी दांत का, त वर्ग बोलते हैं, दांत से जाके जीभ को टकराएगा फिर जाके बोलेगा।
त, ध, द, ध, न, ल, स, ये सब आ जाएगा दांत। आगे है ओष्ठ वाला, प वर्ग में सब आ गए ओष्ठ, यानी उच्चारण जब आप कीजिएगा तो ओष्ठ से मतलब कि इस तरह से ओष्ठ बाहर निकलता है। प, फ, ब, भ, म, हर्ष, दीर्घ, ये सब है उ, दीर्घ, ये सब क्या है, ये ओष्ठ वर्ग हो गया, होंठ से answer है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कुछ एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे समझते हैं शब्द विचार। क्या है शब्द विचार? तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पहले देख लेते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और आता है विदेशज। क्या क्या आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब पहले समझ लेते हैं तत्सम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो तत्सम जो है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग होते हैं, यानी वो है संस्कृत का शब्द लेकिन उसको बिना कोई बदले हुए सीधे हम उपयोग करते हैं हिंदी में, तो वैसे शब्द को बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम। आगे है तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जो रूप बदल कर हिंदी में आए हैं, जैसे ये बल्ला तो अग्नि, सूर्य, ये सब है संस्कृत शब्द लेकिन इसको हिंदी में बिना बदलाव के करते हैं। अब है तद्भव, तो तद्भव में संस्कृत का वे शब्द जो बदल कर हिंदी में आए हैं उसको बोलते हैं तद्भव। बदला हुआ आग, सूरज, ये बदल के आया हुआ उसको बोल देते हैं तद्भव। आगे है हमारा देशज। क्या है? देशज। तो देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश की बोलियों से हुई है। देश की बोलियों से हमारा बोली जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया, खटिया, ये सब क्या हो जाता है? देशज शब्द। आगे है विदेशज। तो विदेशज वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हिंदी में आए हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, स्टेशन, ये सब विदेशज शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं के हिंदी में आया हुआ है। देशज जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ है, बोली से हुआ है, उसको बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तत्सम वो हो गया जो संस्कृत का वे शब्द जो हिंदी में बिना बदलाव के आता है वो तत्सम होता है। बदल करके आता है तद्भव, जो देश की बोलियों से हुआ है उसको देशज, जो विदेश के मतलब की भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हुआ है उसको विदेशज। इस शब्द विचार के भाग, शब्द विचार का स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द विचार के भाग हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब आगे हम समझते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या फिर बनावट के आधार। पहला है रूढ़ शब्द। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उसको बोलते हैं नाक। वो रूढ़ शब्द होता है जैसे नाक, कान, जल, ये सब वैसे शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो। नाक को सबको अलग अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए दो भाग में, ज को अलग कर दीजिए, ल को अलग कर दीजिए, क्या अर्थ निकलता है? कुछ अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको बोल दिए रूढ़ शब्द। क्या बोल दिए? रूढ़ शब्द। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। आगे है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के मिल से बने हो और टुकड़े करने पर अर्थ अलग अलग निकलता उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। ऐसे हम लोग पढ़ते भी हैं यौगिक केमिस्ट्री में, दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसके जो पदार्थ बनता है वो क्या है? यौगिक कहलाता है। इसी तरह यहाँ की अलग अलग दो शब्द हैं उसको तोड़, जैसे विद्यालय को तोड़ गया, विद्या जोड़ आ रहे हैं, ये विद्या का घर, आलय मतलब घर, विद्या का घर विद्यालय। ठीक है, हीम जोड़ आलय, हीमों को घर, ये बर का घर, हीम मतलब बर हो गया, आलय मतलब घर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यौगिक का परिभाषा में क्या हो गया कि जब वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और टुकड़ा यदि कर देते हैं उसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है तो उसको बोलते हैं यौगिक। और जिसका टुकड़ा करने पर अर्थ ही ना निकले उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं उसको। आगे है योग रूढ़ शब्द। तो वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हो उसको बोलते हैं यौगिक रूढ़। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला को बोलते हैं पंकज। ये यौगिक शब्द हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, यानी अर्थात कम क्या हो गया? कमल। पंकज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात इसको बोलते हैं कमल। आगे है संज्ञा। अब समझते हैं संज्ञा और उसके भेद के बारे में। संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं और उसका परिभाषा। ठीक है, पहला है संज्ञा। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक, विशेष नाम जैसे कि राम, पटना, गंगा, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। कोई विशेष
नाम हो गया प्राणी का नाम, जगह का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दूसरा है जातिवाचक, जैसे कि पूरी जाति का बोध, उसको बोलते हैं जातिवाचक। जैसे लड़का हो गया, नदी हो गया, शहर हो गया, कोई लड़की है, कोई फल है, तो कोई जैसे कि पूरी जाति का बोध। शहर में आएगा तो सब जितना शहर है सब जातिवाचक में, जैसे पटना, भागलपुर, कहलगांव, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, जितना भी शहर है वो शहर सब जो आ जाएगा जातिवाचक में। जितना भी नदी है सब वो कैटेगरी आ जाएगा जातिवाचक में। गंगा ले लें, ब्रह्मपुत्र ले लें, कावेरी ले लें, यमुना ले लें, लूनी ले लें, कोई भी नदी हो, विश्व का नदी ले लें। लड़का में सारे लड़के का नाम आ जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है, राम मोहन या फिर गोपाल, सोहन, जितना भी लड़का है वो सब जातिवाचक में आएगा। लड़कियों का नाम वो भी आ जाएगा। आगे है भाववाचक, गुण, दशा और भाव। वैसे सब जिससे कि गुण, दशा, भाव का पता चले उसको बोलते हैं भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, ये सब हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई आदमी का ये पता चलता है कि वो क्या है, उनका बुढ़ापा। ठीक है, मिठास, खाने से पता चलता है सब ये मीठा है, खट्टा है, गुण पता चलता है। ईमानदारी, ये भाव है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे समूहवाचक, जैसे समूह का बोध, गुण का पता चले उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना हो गया, उसमें एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। भीड़ हो गया, एक आदमी ने बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है। गुच्छा, अब चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो या फिर चाबी का गुच्छा हो, तो ये बहुत सारा चाबी मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक, जिसको हम तौल सके, नाप सके, उसको बोलते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा धातु या सामग्री, कोई भी धातु उसको तौल सकते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी, मतलब ऐसे चीज जिसको हम तौल या नाप सके उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम किसको कहते हैं? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम, राम एक लड़का है, राम तेज है, राम डेली स्कूल जाता है। ये बार बार राम आता है, इसके जगह पे हम राम ना बोलकर एक बार बोल देते हैं, उसके जगह पे वह बोल देते हैं कि राम तेज लड़का है, वह डेली स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो राम के जगह पे हमने जो वह शब्द यूज किया वह ही क्या आ जाता है, संज्ञा आ जाता है, सॉरी सर्वनाम होता है। तो मैं, तुम, यह, वह, यह, जो शब्द जो है ना संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्द को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम के जो है ना 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में आता है मैं, तुम, वह। आगे है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में आता है यह और वह। और निश्चयवाचक में कोई कुछ, याद रखना है कि कोई कुछ, ये पता ही नहीं चलता क्या निश्चित है या फिर नहीं है, निश्चित है ही नहीं, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जैसे कि जुड़ता हो, संबंध, जैसे जो सो, उसका प्रश्न, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें कौन क्या, ये सब क्या आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि निजता का बोध हो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आगे समझते हैं विशेषण और उसके भेद को। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में आप लगभग में व्याकरण के हर उस परिभाषा से टकराएंगे, हर एक उस परिभाषा के भेद से टकराएंगे जो एग्जाम में लगभग में बोर्ड परीक्षा या उसके नीचे या उससे ऊपर भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लगभग इसमें व्याकरण से क्वेश्चन हिंदी वाला पूछता है। तो अंत तक वीडियो तक बने रहिए और देखिए और जानिए, सीखिए। कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त को भी सिखाएं, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। आगे यहाँ पढ़ते हैं विशेषण और उसके भेद को। विशेषण किसको कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, खासियत बताता है, संज्ञा का या फिर उसके जगह पे जो सर्वनाम आता है उसकी खासियत बताता है, उसका विशेषता होता है, उसके गुण को बताता है, उसको बोलते हैं विशेषण। विशेष किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा में काला विशेषण, घोड़ा विशेष है। घोड़ा क्या विशेषता बताया जा रहा है, इस वजह से घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया, और काला विशेषण। आगे है विशेषण के प्रकार। पहला है गुणवाचक विशेषण, इसमें आता है अच्छा, जिसके गुण का पता चलता, गुण के बारे में बताया जाए, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता हो उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छा, बुरा, लाल। संख्यावाचक, जैसे कि संख्यावाचक, संख्या का बोध करवाता हूँ, संज्ञा सर्वनाम का संख्या के बारे में बताता हूँ, तो वो जैसे 2, 4, कुछ। परिणामवाचक, जैसे कि परिमाण का बोध, 2 किलो, थोड़ा पानी। सार्वजनिक में यह लड़का, वह पुस्तक, ये हो जाता है। आगे है क्रिया और उसके भेद को। अब समझते हैं क्रिया किसको कहते हैं।
तो क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसको हम कहते हैं क्रिया। जिससे जिन शब्दों से किसी काम का करना, कोई काम किया जाता है या हो रहा होता है उसको बोलते हैं क्रिया। अब ये है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धातु। जैसे पढ़, लिख, चल, ये सब धातु धातु हो गया। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं धातु कहते हैं। क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना का पता चले उसको बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। जैसे कि बहना, लिखना, पढ़ना, बोलना, खाना, ये सब खाना। जैसे राम आम खाता है तो यहाँ राम कर क्या रहा है? तो खाने का, मतलब कि राम के द्वारा खाया जा रहा है। राम आम खाता है तो आम खाने का काम कर रहा है। राम जो है आम खाने का काम कर रहा है तो ये खाना जो हो जाएगा उसका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्रिया के आधार, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर तो पहला हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो, ऐसा क्रिया जिसके साथ में कर्म हो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है तो राम क्या करता है, क्या खाता है? तो इसका पता चलता है कि राम जो फल खाता है, इसमें कर्म हो गया, फल खाता है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब आगे है अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ में कर्म ही ना हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे राम रोता है, राम क्या रोता है? पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है? कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता क्या उड़ता है, तो उसमें कर्म ही नहीं हो, इसलिए बोलते हैं इसको अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसके साथ में कर्म जुड़ा होगा उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, जिसके साथ में कर्म ना जुड़ा हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं काल और उसके भेद। काल और उसके भेद। काल किसको कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से कोई काम का होने का समय, यानी समय पता चलता है काम जो हो रहा है कब से हो रहा है या हो चुका है या फिर होने वाला है, तो कार्य का होने का समय पता चलता है तो उसको बोलते हैं काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल जो है तीन तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल कहते हैं किसको है? तो क्रिया के जिस रूप से काम का होने का पता चले उसको बोलते हैं काल। वर्तमान काल में हम समझते हैं इसको। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है, अभी चल रहा है, वर्तमान में मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का काम जो है, ये भी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, ये है वर्तमान काल। तुम पढ़ चुके, अभी लगता है कुछ देर पहले के बाद मैंने पढ़ा था, बहुत पहले हो गया, ये भूतकाल बीत चुका है। तो ये राम पढ़ता है अभी वर्तमान में, तो ये वर्तमान काल में। इसका भेद जो होता है, पहला समान वर्तमान काल, फिर अपूर्ण, फिर संदिग्ध। आगे है भूतकाल। तो भूतकाल जो समय बीत चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल। राम ने पढ़ा था, ये बहुत पहले की बात है। इसका भेद में आता है समान, आसान, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत और हेतु मत। ये सब है भूतकाल के प्रकार। आगे इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें काल के बारे में सही तरीके से विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ठीक है, आगे है भविष्य का, जो समय आने वाला है। जैसे राम पढ़ेगा तो उसको बोलते हैं भविष्य काल। तो भविष्य में होने वाला है, पढ़ा नहीं, पढ़ने वाला है, पढ़ेगा। तो गा की समझ आना है कि ये भविष्य काल में हाथ ही वाला रहेगा तो भूतकाल हो गया है, तो ये वर्तमान काल पर। इसका भेद हो जाएगा सामान्य और संभाव। अब आगे हम समझते हैं लिंग। लिंग क्या होता है? तो लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसको बोलते हैं लिंग। हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति का बोध उसको बोलते हैं पुल्लिंग, जैसे लड़का, शेर, मोर, ये सब है पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। लड़की, शेरनी, मोरनी, ये सब हो जाता है लिंग, स्त्रीलिंग। अब पहचान के नियम क्या है कि नदियों, तिथियों, भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जितना भी नदी है, तिथि है, भाषा है, वो प्रायः स्त्रीलिंग होता है। पर्वत, महीना, दिन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये पहचानने का नियम। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि वचन। वचन क्या होता है? तो वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसको वचन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से कोई भी वस्तु का पता चले कि एक गो है, दो गो है, पांच गो है, ये नंबर का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, तो उसको बोलते हैं वचन। वचन
हिंदी में दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसको बोलते हैं? तो एक वचन वस्तु का बोध, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। एक वचन में एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो वो समझ में आ जाए कि एक वचन है। एक से ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा वो बहुवचन। जैसे किताबें, बहुत सारा किताब है, बच्चे, बहुत सारा बच्चे, बच्चा, तो एक वचन में आ जाएगा। किताब, एक ही किताब है, एक वचन में हो जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ये सम्मान नहीं दिया जा रहा। प्राण, आंसू, दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। जैसे प्राण निकल गए, आंसू बहने लगे। ठीक है। दर्शन के लिए आए, ये सब आ जाता है बहुवचन। आगे है कारक और उसकी विभक्ति। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कारक और उसकी विभक्ति को साथ में लिखो। ठीक है। या फिर इनमें से कौन जो है ना, कौन मतलब एग्जाम्पल दे देता है कि इनमें से कौन जो है कर्म कारक का संबंध रखता है, तो ये बताना पड़ता है। तो समझ लीजिए, सीख लीजिए इसको। कारक किसको कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करता है। ये कारक करता क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम क्या वाक्य के, संज्ञा या फिर सर्वनाम के जो वाक्य है वो अन्य शब्द को जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं कारक। उसे क्या करते हैं? कारक। समझ लीजिए कि एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य को एक वाक्य है तो उसमें बहुत सारा शब्द होगा, उसको एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करता है कौन? वो हो जाता है कारक होता है। और कारक जो है ना 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 8 तरह के होते हैं, 8 भेद होते हैं इनके। देखिए, पहला है कर्ता कारक। तो इसका चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को कर्म से, संप्रदान को के अपदान से, संबंध का के अधिकरण में पर असंबोधन, हे अरे, अहो अजी, ये सब हो जाता है। अब यहाँ दो चीज है, करण से और अपादान से दोनों एक मिला हुआ है, दोनों का चिन्ह जो है एक जैसा है। अब समझते हैं करण वाला और अपदान वाला। करण वाला क्या होता है? ये साधन से जुड़ा हुआ होता है, और ये अपदान में क्या होता है? ये साधन से अलग होता है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम जो है ना मेरे हाथ, मैं कलम से लिखता हूँ, कलम जो है ना हमारे हाथों से जुड़ा हुआ है और ये अलग नहीं हुआ है। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब वृक्ष से पत्ता अलग हो गया है, वो गिर रहा है, ये जुदाई हो रहा है, जो जुड़ा हुआ था वो अलग हो रहा है। तो अलग जब होने की संभावना जहाँ लगे कि अलग हो रहा है, तो वहाँ समझ जाना चाहिए कि ये अपादान कारक का है, और जहाँ जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ समझ जाएंगे कि करण कारक है, करण कारक का चिन्ह है। ठीक है। आगे है वाच्य। तो वाच्य किसको बोलते हैं? तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। कर्ता क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया किसको बोलते हैं? किसी काम का करना या होना पता चलता था। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में जो ना कर्ता, कर्म और भाव में जो ना किसकी प्रधानता है, कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, इसी पता चलने के लिए उसको बोलते हैं वाच्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में उसको वॉइस बोलते हैं। पढ़े तो इसमें इसका भेद है। पहला कृत्यवाच्य, कर्ता की प्रधानता। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होता है? कर्ता की। क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, कर्म पढ़ता है, कर्मवाचक, यहाँ कर्म की प्रधानता। आगे है भाववाच्य। भाववाच्य ये असमर्थता दिखाने के लिए होता है, राम से चला नहीं जाता, तब यह भाववाच्य कहता है। आगे समझते हैं अव्यय यानी अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जिनका रूप, वचन, कारक या काल के कारण कभी नहीं बदलता है। वैसा शब्द जिसका रूप का लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कभी नहीं बदलता, उसका रूप ही नहीं बदलता है। वैसा शब्द जिसका जो रूप बदले ही ना, जिसके वजह से, लिंग की वजह से, वचन की वजह से, कारक या काल की वजह से जिसका जो ना रूप ना बदले, उसको बोलते हैं अव्यय। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं क्रिया विशेषण, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण जो है के 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक, फिर स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। समय बताएं
तो आज, कल, अभी, ये सब कालवाचक। जगह बताए यहाँ, वहाँ, ऊपर, ये स्थानवाचक। मात्रा बताए तो परिमाणवाचक। और तरीका बताए जैसे धीरे धीरे, तेज, अचानक, वो हो जाएगा ऋचीवाचक। ठीक है, अब आगे समझते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद समझते हैं। तो पहला है संबंध बोधक, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़े। जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्द से जोड़ते उसको बोलते हैं संबंध बोधक। दूसरा है समुच्चय बोधक, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। जैसे और, या, लेकिन, क्योंकि, ये सब जो है ना, ये शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम और मोहन, ये और जो होता है समुच्चय बोधक में आता है, जोड़ने का काम। राम या मोहन, किताब या कलम, मैं या तो तुम, लेकिन वह नहीं। तो वहाँ लेकिन जो शब्द आता है वह समुच्चय बोधक होता है। यह अव्यय का प्रकार है। आगे है विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, अर्थ, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। उसका सिंबल होता है, इसे एक लाइन देखा कि यहाँ पे एक बिंदा नहीं, उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, वो मार्क होता है। विस्मयादि बोधक आश्चर्य, अर्थ, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले। जल्द ही हम इस वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू, बाय।